इस वक्त संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी से और रोहन गुप्ता जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संबित पात्रा जी, बहुत बधाई। जिस तरह से ये जीत आपको मिली है और जो 116 सीटों पर आपके रुझान है, पूरी सरकार आपकी बनती दिख रही है। सबसे बड़ा सवाल ये कि इस जीत का श्रेय आप सिर्फ प्रधानमंत्री जी को देंगे या दरअसल आप मानते हैं कि कांग्रेस अपना काम कर ही नहीं पाई? देखिए अजय जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको। बहुत दिनों के बाद आपसे बातचीत हो रही है और मुझे इसका बड़ा हर्ष है। आपने जो कहा ये श्रेय किसका है जी। इसमें कोई दो मत नहीं है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है, उनका जो मूल मंत्र है रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, उनका जो मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, और जिस प्रकार से देखिए हम लोग टीवी डिबेट में कुछ भी बोलते रहे, याद रखिए जिस माँ को सिलेंडर मिल गया है, गैस का सिलेंडर मिल गया है, जिसके घर में शौचालय बन जाता है, जब 18,000 गाँव में बिजली पहुंच जाती है तो उसका जो आनंद जनता को महसूस होता है ना, उसके बराबर कोई आनंद नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण विषय वही होता है कि आपके देवड़ी तक सरकार अपने विकास के कामों को पहुंचाए, जो कि नरेंद्र मोदी जी के केंद्र सरकार ने किया। जहां तक कांग्रेस के फेलियर का सवाल है, ये वह कर्नाटक का चुनाव है जिसके बीच में राहुल गांधी जी ने कहा कि हाँ मैं पीएम बन सकता हूं 2019 में। देखिए, पीएम बनने के लिए आपको पीएम चाहिए, अर्थात पी से परफॉर्मेंस चाहिए और एम से मेहनत चाहिए। राहुल जी को सोचना होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी ने विगत 5 वर्षों में कर्नाटक में परफॉर्मेंस दिया? 3,781 किसानों की आत्महत्या के बाद उसे परफॉर्मेंस नहीं कहा जा सकता। और क्या राहुल गांधी की आत्महत्या तो महाराष्ट्र में भी हुई, संबित जी, उसको भी नहीं निकाल सकते है जो नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह कर सकते हैं जी। लेकिन संबित जी देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि राहुल गांधी जी ने जो कहा वो बात तो उसका स्पष्टीकरण तो रोहन जी देंगे जरूर, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहां तक आप विकास की बात कर रहे हैं, जिन योजनाओं को आप गिना रहे हैं उन्हें कार्यान्वित करने में राज्य सरकार की भूमिका भी तो है। केंद्र सरकार ने खुद अपने हाथ से तो कुछ किया नहीं, ये सारी चीजें राज्य सरकार से हुई। हाँ, गैस के सिलेंडर जरूर पेट्रोलियम मंत्रालय के जरिए मिले हैं, लेकिन राज्य सरकार की एक बड़ी भूमिका है। तो क्या राज्य सरकार को आप नकार देंगे? देखिए, मैं कोई भी नहीं हूं नकारने वाला या एक्सेप्ट करने वाला। नकारने वाला या दुत्कारने वाला तो जनता होती है, और जनता ने ये नतीजे देकर किसको नकारना है और किसको बाहर कर देना है सत्ता से, यह निर्णय ले लिया है। और सबसे बड़ी बात है, चंद दिनों से जो ये अटकलियां चल रही थी, अटकलबाजियां चल रही थी कि शायद एक हंग पार्लियामेंट होगा और किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलने वाला है, बुद्धिमान जनता ने कर्नाटका की यह भी दिखा दिया है कि उनको एक स्थायी सरकार चाहिए, एक प्रबल सरकार और परफॉर्मिंग सरकार चाहिए। संबित जी ये बताइए, संबित जी हम लोग कहा जा रहा है ऑन ग्राउंड ये डे 1 से कर्नाटक। संबित जी, आप कह रहे हैं कि आपको डे 1 से पता था, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों से पहले तक ये कॉन्फिडेंस नहीं था ग्राउंड जीरो पे, ना तो कार्यकर्ताओं के भीतर, न ही आपके खुद के इंटरनल सर्विस के भीतर। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तब स्थितियां बदलनी शुरू हुई आपके लिए। देखिए, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पहुंचने के बाद स्थितियां बदलती है तो प्रधानमंत्री किस पार्टी के नेता है? स्वाभाविक रूप से ये हमारे लिए मेरिट का विषय है कि हमारे पास एक ऐसा नेता है जिसके जाने से उमंग, जिसके जाने से ऊर्जा और जिसके जाने से जीत मिलती है। ये हमारे लिए डिमेरिट का विषय नहीं है। कांग्रेस पार्टी को और बाकी पार्टियों को सोचना होगा कि क्या उनके पास एक ऐसा नेता है। और जहां तक डे 1 की बात आप कर रहे थे कि अगर आपको डे 1 से पता था तो प्रधानमंत्री के जाने के बाद ही ऐसा क्यों हुआ? देखिए, अमित भाई शाह ने एक अच्छी बात बताई थी इंटरव्यू के दौरान। उन्होंने बताया कि जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे थे और 5 राउंड के चुनाव हो गए थे, तब तक मीडिया को और तब तक ग्राउंड में बहुत सारे लोगों को यह पता ही नहीं चल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तब तक भी वो कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी शायद आगे बढ़ जाएगी, मगर जब नतीजे आए तो मालूम पड़ा डे 1 से ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा विषय चल रहा है। संबित जी, हम आते हैं आपके पास, लेकिन आपने जो नेता की बात कही, मुझे लगता है कि रोहन जी को यहाँ शामिल करना चाहिए। संबित जी, मैं जरा आपको क्षमा चाहता हूँ, रोक रहा हूँ। रोहन जी, ये बात तो आपको वाकई में इस पर गौर करना पड़ेगा। आज कांग्रेस को एक ऐसे नेता की आवश्यकता है जिस पर जनता भरोसा करे, विश्वास करे। क्या ये अभाव आपके लिए आज सबसे बड़ा है? और क्या यही बात भारतीय जनता पार्टी आपके पास बार बार कह रही है कि देखो हमारे पास तो एक चेहरा है, क्या तुम्हारे पास है? देखिए, इसमें 2 बातें यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी ने शासन और चुनावी प्रक्रिया दोनों को अलग कर दिया है।
वो एक इवेंट मैनेजमेंट की तरह हर इलेक्शन को लेते हैं और उनकी स्ट्रेटेजी की जीत है, उसमें मैं उनको बधाई देना चाहूंगा। पर यहाँ पे एक और चीज जरूरी है कि जब देश की जनता को आप भाषण में प्रॉमिसेस देते हैं, वचन देते हैं, उसको पूरा करना भी जरूरी है। जो कांग्रेस के लिए एक आशा का किरण है कि ये सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने 4 साल में जनता को दिए हुए वचन को पूरा नहीं किया है, फिर भी कहीं न कहीं अपने भाषणों के द्वारा जनता में अपने और एक विश्वास प्रतिपादित। तो राहुल जी तो कह रहे थे कि 15 मिनट बोलने दीजिए, कोई खड़ा नहीं हो पाएगा उनके सामने, भाषण का दम तो वो भी भर रहे थे ना, हमको सदर होना पड़ेगा। भाषण तो राहुल जी ने भी खूब दी है, वो तो कह रहे थे 15 मिनट दे दीजिए, कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं यही बोल रहा हूँ, दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। भाषण में बोलना और उसको पूरा करना और सिर्फ भाषण देना। रोहन जी, आप मेरी ही बात को आप कह रहे हैं, रोहन जी जरा सुन लीजिए, मोदी जी का आप मेरी ही बात को अपने शब्दों में कह रहे हैं और मैं यही बात आपसे कह रहा हूं। मैं मानता हूं, हो सकता है जो आप कह रहे हैं बिल्कुल 100% सही हो। आपने कहा कि बीजेपी की सरकार बहुत वायदे करती है, कुछ नहीं कर रही, मान लिया कुछ नहीं कर रही। जनता तो ऐसा नहीं मानती ना साहब, जनता तो ये मानती है कि आप जो कह रहे हैं उसमें कोई सच नहीं है। जनता ये मानती है कि बिना सब कुछ बोल के, बिना कुछ किए भी मोदी जी सही हैं, आप गलत हैं। इसका मतलब आप वाकई में गलत हैं, लोग आपको नहीं समझ रहे। ये बात आप क्यों नहीं समझना चाहते? इवेंट मैनेजमेंट करने से आपको कोई रोकता तो नहीं ना? नहीं, हमारी ये विफलता है, ये हमारी मैं यही आपको बोल रहा हूँ, ये हमारी विफलता है कि जो सही मैसेज है, जनता परेशान होने के बावजूद, कर्नाटक जैसा बड़ा राज्य भी आपके हाथ से निकल गया, आप हर चुनाव के बाद यही कहते हैं कि हमारी विफलता है, इस विफलता को कब दुरुस्त करेंगे? देखिए हमने, अच्छा चलिए सम्मित जी आप ही जरा समझाइए, हमारी बात तो शायद नहीं समझ पा रहे हैं, आप ही समझाइए इनको। भाई कितने मौके आप देंगे इनको विफलता को सफलता में कन्वर्ट करने में? गुजरात में सत्ता संभालने के बाद आपने 15 राज्य ऐड कर लिए हैं, अभी भी रोहन जी को समझ में नहीं आ रहा है। 2019 है सम्मित जी, 2019 की दावेदारी करी थी राहुल गांधी ने कर्नाटक चुनाव में कहा था जनता जिताएगी तो पीएम भी बनूंगा। कर्नाटक के नतीजे तो उस दावेदारी को जरा कमजोर सम्मित नहीं जी को करते। समझाने देते। सम्मित जी जरा समझाइए, आप ये नहीं समझ पा रहे हैं, अभी इनको लगता है कि थोड़ा और वक्त लगेगा। सम्मित जी नहीं, मैं भी जवाब दूंगा। मैं अजय जी, आप मुझे कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस को समझाऊं ताकि अच्छे हो जाए और सुधर जाए। रोहन जी, हाँ, मैं आपको क्यों समझाऊं, मैं कांग्रेस पार्टी को क्यों समझाऊं? ये नासमझ ही सही है हमारे लिए। ये समझदार हो जाएंगे तो फिर हमारे लिए खराब हो जाएंगे ना। इनको ऐसे नासमझ रहने दीजिए, जैसे है उनको ऐसे ही रहने दीजिए। देखिए, यहाँ एक बात समझ लेना चाहिए कि जो परिवारवाद की राजनीति है उसका समय अब समाप्त हो चुका है। आप जवाब, मेरे भाई जरूर जवाब दीजिएगा, थोड़ा मुझे समझाने तो दीजिए। अरे रोहन भाई, नहीं, हम आपको नासमझ थोड़ी बोल रहे हैं। मुझे अजय भाई ने कहा कि जरा कांग्रेस को समझाइए, वो समझ नहीं रहे हैं। मैंने कहा मैं क्यों समझाऊं, ये समझाने का काम मेरा थोड़ी है। आप देखिए, लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है, मगर एक मजबूत राहुल गांधी होना चाहिए, मजबूत कांग्रेस पार्टी होना चाहिए। इसका ठेका भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी लिया है, वो तो आप करेंगे खुद, मजबूत होना या नहीं होना है, हम थोड़ी आपको मजबूत बनाएंगे। देखिए, ये जो लोकतंत्र में आप लोगों ने परिवारशाही चलाई हुई थी, परिवारशाही की अब स्याही खत्म हो चुकी है, इसको आपको समझना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांव से आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब परिवार से आते हैं, वो पिछड़े परिवार से आते हैं। उनको पता है कि बिना शौचालय के जीवन कैसा होता है, उनको पता है कि बिना सिलेंडर के जीवन कैसा होता है, उनको पता है बिना बिजली के जीवन कैसा होता है। इसी चुनाव के दौरान में आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि मेरी माताश्री इटली की हो सकती है, मगर शी इज मोर इंडियन देन मेनी इंडियंस। ये बात आप बताइए, सोनिया गांधी जी को कभी समझ में आ सकता है कि एक गांव जिसमें बिजली नहीं पहुंची है वहां की महिलाएं कैसे जीती हैं? ये नरेंद्र मोदी जी को समझ में आ सकता है। सम्मित जी, आपने एक साथ में कई सारे सवाल खड़े कर दिए। रोहन जी जवाब दीजिए, रोहन जी जवाब दीजिए। चाहूंगा जी बिल्कुल। मैं नहीं, सुनिए, मैं जवाब दूंगा, सुन लीजिए आप। संबित जी, आपने ये बताया कि नरेंद्र मोदी जी गरीब है, तो जब ये गरीब किसान मरते हैं तब नरेंद्र मोदी जी को क्यों याद नहीं आता है? जो युवाओं को 2 करोड़ नौकरियों की बात की थी तब क्यों उनको याद नहीं आता है? जब महिलाओं पे अत्याचार हो तब क्यों उनको देश याद नहीं आता है? देखिए, आपकी जीत हुई है, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा,
पर जिस प्रकार से आप अति आत्मविश्वास में अपनी बात कर रहे हैं वो मत रोहन जी, 2003 में एक बात बताइए, क्या आप अपने नेतृत्व की विफलता इसे मानेंगे? मेरी बात खत्म, राहुल गांधी के बतौर अध्यक्ष ये चुनाव लड़ा गया था। राहुल गांधी ने पूरी मेहनत की, 26 दिन वहां कर्नाटक में डेरा डाले रहे, रैलियां की, रोड शोज किए और पूरे एग्रेसिव भाषण दिए, लेकिन फिर भी जनता के साथ वो कनेक्ट नहीं स्टैब्लिश कर पाए। ये मानेंगे या नहीं? देखिए, मैं ये मानता हूं ये कांग्रेस पार्टी की एक हार है कि हम सही बात जनता तक नहीं पहुंचा पाए। और जिस प्रकार से मोदी जी ने प्रधानमंत्री होने के बावजूद एक नकारात्मक कैंपेन किया, जनता ने उस पर विश्वास कर लिया। ये हमारे रोहन जी, राहुल गांधी पर विश्वास क्यों नहीं कर पाई जनता? मैं आपके सामने आप ही की पार्टी के प्रवक्ताओं की बात, संबित जी, रोहन जी, इससे पहले कि समझ जी कुछ कहें, मैं आप ही के पार्टी के प्रवक्ताओं की बात आपके सामने रखता हूं। 2014 में महाराष्ट्र का चुनाव जब आपकी पार्टी ने हारा था, उस वक्त आपकी पार्टी के प्रवक्ताओं ने साफ कहा था हम लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाए, आगे कोशिश करेंगे। उसके बाद से आपको याद है आपने कितने चुनाव हारे हैं? भाई आपको क्या चाहिए समझने के लिए कि आप लोगों तक कैसे पहुंच सकते हैं? आप मान लीजिए कि आप लोग तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, आपके पास वो बुद्धि नहीं है। नहीं, बिल्कुल आप ये वर्ड यूज मत कीजिए, आप जो ये शब्द प्रयोग मत कीजिए। हार हुई है, पर जो शब्द प्रयोग हो रहा है ये ज्यादा हो रहा है। ज्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप बार बार एक ही बात को क्यों कहते हैं? नहीं, देखिए रोहन जी, मैंने इस शब्द का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया, नहीं, बहुत सोच समझकर। देखिए, एक ही, बिल्कुल मेरी बात, मैं अपनी बात पर टिका हूं। नहीं, आप बार बार यही बयान नहीं दे सकते कि हम जनता तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे। बात पर टिके रहिए। बिल्कुल टिकूंगा, बिल्कुल टिकूंगा। रोहन जी, करेंगे। गलती से सीखे ना, आदमी अपनी गलती से सीखे ना। आप हर बार कहते हैं कि पोल मैनेजमेंट हुआ, आपका पोल मैनेजमेंट खराब। एक मिनट सुनिए रोहन जी, आप हर बार कहते हैं, सुनिए मेरी बात, रोहन जी आप कहते हैं कि हम बीजेपी जैसा पोल मैनेजमेंट नहीं कर पाए, आप कहते हैं हम बीजेपी जैसा प्रचार नहीं कर पाए, हम बीजेपी जैसे झूठ को सही नहीं बता पाए। तो कमी तो आपकी, और उस कमी को नहीं सुधारेंगे तो संशय होगा ना आपकी समझ पर। वही संशय तो हमने आपके सामने रखा है। बिल्कुल, देखिए मैं नहीं, संशय रखना और जिस प्रकार के शब्द का प्रयोग करना, वो दोनों में फर्क होता है। आज हम हार स्वीकार कर रहे हैं, हम जनता विनम्रता से हार स्वीकार कर रहे हैं, पर इसका मतलब ये ना समझे कि जनता के लिए कांग्रेस नहीं लड़ेगी। कहीं न कहीं हमको जो मैसेज जनता तक पहुंचाना है उसमें हमको सुधार लाना जरूरी और हम करेंगे। आपको ये चीज में भी सुधार लाने की जरूरत है। 2004 में जब कांग्रेस आई, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने ये तय कर लिया है कि वो कभी भी किसी भी बात पर सिर्फ आपत्ति उठाने के अलावा और कोई काम करना ही नहीं चाहती। बिल्कुल सही है, आप आपत्ति उठाते रहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है यही आपका रवैया है। आप कभी भी आत्मचिंतन की बात नहीं करते, ये सिर्फ जबानी जुमला है जो आप इस्तेमाल करते हैं, अन्यथा वाकई में ये स्थिति नहीं होती। संबित जी, सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से आज आप आगे बढ़ रहे हैं, अब जरा भविष्य की भी बात कर लेते हैं। आज 3 महत्वपूर्ण राज्य के चुनाव सामने हैं, वो है मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, जिसमें जिस तरह से खबरें हैं और जो लोग कह रहे हैं, मैं इस बात को स्पष्ट तौर से कर दूं, जो खबरें हैं ये माना जा रहा है कि शायद राजस्थान में परिस्थितियां आपके बहुत अनुकूल नहीं है, लोग नाराज हैं प्रशासन को लेकर। यह भी कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान के प्रशासन को लेकर भी थोड़ी नाराजगी है, जिसे देखते हुए आपकी पार्टी ने अभी से ही वहां एक नया अध्यक्ष भी रखा है और चीजें बदली जा रही हैं। क्या आप आशान्वित हैं कि इन राज्यों में भी आप वही करेंगे जो आज आपने कर्नाटक में किया है? चाहे हार हो या जीत हो, किसी कीमत पर जीतेंगे? देखिए अजय भाई, किसी कीमत पे जीतना नहीं होता है, जनता जिताती है। जनता को जब लगता है कि परफॉर्मेंस आधारित कार्य यह सरकार कर रही है केंद्र में या राज्य में, तभी जिताती है। और हमें पूरा विश्वास है कि 3 राज्यों जिसका जिक्र आपने किया है, उन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बेहतरीन तरीके से जीत कराएगी। देखिए, एक नया ट्रेंड हिंदुस्तान की राजनीति में शुरू हुआ है। आप देखेंगे 50 और 60 के दशक में वो ट्रेंड समाप्त हो चुका था कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 50% या उससे अधिक वोट शेयर मिलता हो।
ये बिल्कुल 70 के दशक में, 80 के दशक में, 90 के दशक में और 2018 तक ये आपने नहीं देखा होगा। मगर 2017 से जिस प्रकार 3 कंसेक्यूटिव इलेक्शन में हिमाचल प्रदेश, गुजरात और त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी को 50% या 50% से अधिक वोट शेयर मिला है, यह एक ट्रेंड दिखाता है कि लोग 50% के साथ एक बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी को लाना चाहते हैं। त्रिपुरा में 1.4% से हमने 51% तक का वोट शेयर प्रतिशत तय किया है। गुजरात में भी इसी प्रकार की बातें होती थी कि एंटी इनकम्बेंसी है, 5 बार सरकार चल चुकी है, इस बार सरकार नहीं आएगी। मगर गुजरात में भी एक निर्णायक जीत हुई। याद रखिए, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में 8% वोट परसेंटेज का डिफरेंस था, बहुत बड़ा वोट परसेंटेज डिफरेंस था। तो स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, उनमें भी हमारा परफॉर्मेंस आप देखिए। परफॉर्मेंस के साथ साथ जो प्रचार का तरीका होगा, याद दिलाना चाहता क्या उसमें अपनी योजनाओं का बखान होगा या फिर जिस तरह का प्रचार प्रसार हमने हाल फिलहाल के चुनाव में देखा है उसी तरह से आप जाएंगे? क्योंकि अभी रोहन जी भी कह रहे थे कि कैंपेनिंग का जो मिजाज था, अगर अपने काम पर इतना भरोसा था तो कैंपेनिंग का मिजाज ऐसा क्यों था? देखिए, जहां तक कैंपेनिंग का मिजाज हो, मैं एक बात बड़ी स्पष्टता के साथ बता दूं, हम चाहे टीवी पे बैठे, चाहे एंकर हो, चाहे प्रवक्ता हो, हमसे लाख गुना बुद्धिमान जनता है। अगर आपके घर में पानी पीने को नहीं पहुंच रहा है तो मेरे भाषण देने से वो वोट नहीं करने वाला है। मैं आपको कड़वी सच्चाई बताता हूं कर्नाटका के, मैं वहां 1 महीने था। नॉर्थ कर्नाटक में जैसे हुबली शहर इत्यादि हो गया, वहां पर 1-1 महीने में केवल 4 बार पीने का पानी पाइप के माध्यम से आता था। 4 बार लोग वहां पानी के लिए 4-4 किलोमीटर पैदल जाके पानी भर के लाते थे। इस प्रकार की परिस्थिति में राहुल गांधी जी कुछ भी कर ले, वहां रोड शो कर ले, कुछ भी कर ले, आपको लगता था लोग वोट देने वाले हैं। ठीक उसके विपरीत नरेंद्र मोदी जी ने उन गांवों के कर्नाटक में जहां बिजली नहीं पहुंची थी, जब बिजली पहुंचाया तो उसका एक बिल्कुल प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष हो रहा है तो प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। लोगों ने मोदी जी की बात पे विश्वास किया। तो भाषण से नहीं होता है, राशन से होता है। हमने राशन भी दिया और इस विषय को जनता तक पहुंचाया कि हमने क्या किया। समित जी, लेकिन देखिए, जहां तक समित जी, पिनाज जो मसला आपके सामने रख रही थी, पिनाज जो मसला आपके सामने रख रही थी समित जी, जिस आक्रामक भाषा का इस्तेमाल आजकल चुनाव प्रचार और चुनाव में हो रहा है, ये अपने आप में कई बार बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम हिंदुस्तान में बात करते हैं पाकिस्तान की, हम हिंदुस्तान में बात करते हैं आतंकवाद की, और उस आतंकवाद को एक धर्म समुदाय से जोड़कर दिखाने के, प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं। हम हिंदुस्तान में बात करते हैं जिन्ना की। ये जो आजकल चुनाव प्रचार का तरीका है, ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है, ये तो आप मानेंगे? 21वीं सदी का चुनाव प्रचार विकास के मुद्दों पर और अच्छे दिन पर नहीं होता है, बल्कि गड़े मुर्दे उखाड़ लिए जाते हैं इतिहास के पन्नों से। देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान कैसे बीच में आया चुनाव के? इसलिए बीच में आया क्योंकि इन्हीं के एक बड़े नेता, कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता पाकिस्तान में जाके जिन्ना को अगर कैदे आजम कहेंगे, अगर वो पाकिस्तान में जाकर कहेंगे कि मोदी जी की जो सरकार है उसमें मात्र 31% लोगों का वोट शेयर है, अगर 70% लोगों को हम इकट्ठा कर लेंगे तो मोदी जी को ध्वस्त कर देंगे, अगर इस प्रकार का एक नैरेटिव कांग्रेस के बड़े नेता, पूर्व मंत्री, कई बार सांसद रहे, वो जाके पाकिस्तान में करेंगे, तो क्या ये हमारा फर्ज नहीं है कि हम इस डिस्कोर्स को यहाँ डिस्कस भी करें? कांग्रेस को ऐसी चीजों से अपने आप को बचाना चाहिए। जिन्ना, टीपू सुल्तान, भगत सिंह, इनको भी याद करना आपका फर्ज है। चलिए, अगर वो फर्ज है तो करेंगे। टीपू सुल्तान महत्वपूर्ण है। नहीं, पिनाश जी याद रखिए, टीपू सुल्तान एक बहुत महत्वपूर्ण नैरेटिव है। आप कर्नाटका गई होंगी, खास करके मालाबार और कुर्ग क्षेत्र में जाके लोगों से पूछिए, वहां हर घर में टीपू सुल्तान के कारण जो उनके पूर्वजों की हत्या हुई थी उसकी दास्तान है। वहां पर आप जाके टीपू सुल्तान को प्रथम नमस्कार करेंगे, जो राहुल गांधी ने कहा टीपू सुल्तान जी की चरणों में नमस्कार करता हूं, तो उसका रिपरकशन होगा किसी भी कीमत पे। 3M, मनी, मुस्लिम एंड मलाइनिंग, ये जो 3M की नीति रही है कांग्रेस पार्टी की,